हाँ बेटे, ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। इसके आगे चलेंगे अब हम। इसका आंसर था नो एंट्री। हाँ बेटे, नेक्स्ट लिखो। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो बेटे। नेक्स्ट इंजेक्शन आ रही है। अब एक बात को ध्यान से सुनना आप सारे। इसको नोट करने के बाद मैं पहले आपको कुछ बताऊंगा, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना आप लोग। एक तो बेटे सबसे पहली बात ये सुनो, जब भी क्वेश्चन के अंदर जैसे फर्नीचर है 20,000 का, मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं पहले। फर्नीचर 20 का दिया हुआ है और क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो कितने में सोल्ड हुआ है। सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड में फर्नीचर गिवन है 20,000 रुपीज का, और उसके बाद उसने कुछ नहीं बताया इसके बारे में। तो हमारे पास ना एसेट्स के दो वेज होते हैं, या तो हम उसको फुल वैल्यू से रियलाइज करें या इग्नोर कर दें सिर्फ एसेट्स के लिए। तो मेरी बात मानना, आपने इग्नोर करना है, आपने उसको 100% इग्नोर करना है। एसेट्स के रियलाइज या सोल्ड के बारे में या कोई पार्टनर टुक ओवर, इसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा आपको, तो आपने उसको, उसकी वैल्यू को जीरो मानना है। उसकी वैल्यू को आपने जीरो मानना है। यानी किसी भी एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया आपको, वो कितने में सोल्ड हुई है, तो आपने उस वैल्यू को जीरो मानना है, क्योंकि आप ये ज्यूम करोगे वो सोल्ड नहीं हुई, वो नहीं सोल्ड हुई। तो आपने एसेट्स को रियलाइज नहीं करना अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसी एसेट्स के बारे में। लेकिन अगर लायबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, अगर किसी लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, लायबिलिटी के बारे में, तो हमने एज्यूम करना है कि जो जिस लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, वो लायबिलिटी फुल वैल्यू से रियलाइज होगी। जैसे मान लो क्रेडिटर्स गिवन है 10,000 रुपीज के, और क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं गिवन क्वेश्चन के बाद एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट में सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर गिवन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो है बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 10,000 रुपीज के। उसके अब एडजस्टमेंट के अंदर कहीं कुछ नहीं लिखा कि क्रेडिटर्स कितने में रियलाइज हुए, क्वेश्चन साइलेंट है इसके बारे में। तो देन हम अज्यूम करेंगे जो क्रेडिटर्स हैं वो फुल वैल्यू में रियलाइज हुए, यानी कि एसेट्स को इग्नोर करना है। अगर एसेट्स के बारे में क्वेश्चन एडजस्टमेंट में नहीं बता रहा कि वो कितने में रियलाइज हुआ, या पार्टनर ने टुक ओवर किया या नहीं किया, कुछ भी क्वेश्चन नहीं इसके बारे में, पर्टिकुलर एसेट्स के बारे में बता रहा, तो वी एज्यूम दैट कि वो एसेट्स जो है जीरो वैल्यू की होगी है, वो मार्केट में नहीं सेल आउट हुई हमारी। लेकिन लायबिलिटीज अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमने लायबिलिटीज को फुल वैल्यू से रियलाइज करना है। अब यहाँ पे देखो, लायबिलिटी आपकी 10,000 की है, एसेट्स 8,000 की है। लायबिलिटी 10,000 की है, एसेट्स 8,000 की है। फुल सेटलमेंट नहीं लिखा क्वेश्चन में, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर बेटे? आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। मैंने इतना आपको भी समझाया है। दो बच्चों ने आंसर दिया है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एक बात को ध्यान रखना कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी जीरो हो चुके हैं। एसेट्स और लायबिलिटी जीरो हो चुके हैं। और दूसरी बात मेरे बेटे,
एसेट्स और लायबिलिटी जीरो हो चुके हैं, और जब हम एसेट्स को और लायबिलिटीज को जीरो करने के बाद उसको हम बेचेंगे, मैंने आपसे भी ये बताया कि जिस भी एसेट्स के बारे में उसका सेल प्राइस नहीं दिया हुआ है, इसमें तो दिया हुआ है, मैं एक जर्नल बता रहा हूं, अगर किसी एसेट्स का सेल प्राइस नहीं दिया तो हम एज्यूम करेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं मिली, वो फ्री हो गया, वो जीरो हो गया। लेकिन अगर लायबिलिटी का सेम प्रोसेस आ गया कि लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है और लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम लायबिलिटी को फुल वैल्यू से रियलाइज करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है लायबिलिटी 10,000 की है, एसेट 60,000 की है, लायबिलिटी ने एसेट्स को टेक ओवर कर लिया, लायबिलिटी ने एसेट्स को टेक ओवर कर लिया 8,000 की, लेकिन फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, तो इसके अब मेरी लायबिलिटी 2,000 की बच गई। एसेट्स को टेक ओवर करने के बाद हमारी जो लायबिलिटी है वो 2,000 की बच गई। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि लायबिलिटी अगर बच जाएगी तो लायबिलिटी को फुल वैल्यू से रियलाइज करना है, तो 2,000 की लायबिलिटी जो है वो फुल वैल्यू से रियलाइज हो जाएगी। इसका आंसर होगा, लिखो आप लोग, रियलाइजेशन टू कैश 2,000, रियलाइजेशन टू कैश 2,000, रियलाइजेशन टू कैश 2,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिए हुए बेटे 20,000, 20,000 की क्रेडिटर्स गिवन है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आपको जो पॉइंट है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझना। क्रेडिटर्स 20,000 की गिवन है, आप सबसे पहले इसको जीरो करते हो, आप खुद ही जीरो करते हो इसको। जब जीरो करते हो तो आपकी एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन 20,000, 20,000। पहला काम हो गया, आपने इसको जीरो करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है। अब क्वेश्चन में इसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, किसी भी लायबिलिटी के बारे में अगर कुछ नहीं बताया तो वो लायबिलिटी फुल वैल्यू से रियलाइज होगी। जितनी भी आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है वो फुल वैल्यू से रियलाइज होगी अगर क्वेश्चन उसका साइलेंट है तो आपका। तो यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। अब वहीं पे एक फर्नीचर है हमारे पास एसेट साइड में 10,000 का बैलेंस शीट के अंदर। अब फर्नीचर को पहले जीरो करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू फर्नीचर, रियलाइजेशन टू फर्नीचर 10,000। सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, जीरो कर दिया। अब एडजस्टमेंट में इसके बारे में भी कुछ नहीं दिया तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, हम एज्यूम करेंगे कि एसेट्स हमारी जीरो वैल्यू की होगी, सोल्ड नहीं हुई। मेरी बात को समझो कि लायबिलिटी के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसको पे ऑफ करेंगे, लेकिन अगर एसेट्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसको सेल नहीं कर सकते, हम एज्यूम करेंगे उसकी वैल्यू जीरो होगी। क्या अब मेरी बात समझ में आई आपको, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, डन। अब इसके बाद अब यहां पे देखो, यहां पे जो आपकी एसेट्स हैं, लायबिलिटी जो 10,000 की है, एसेट 60,000 की है।
अब उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा, ठीक है, एसेट्स को वो ले गया, तो पर लायबिलिटी तो 2000 की बच गई। अब जो लायबिलिटी 2000 की बच गई उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बताया नहीं, तो क्रेडिटर्स को हम पे ऑफ करेंगे। तो जब हम पे ऑफ करेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश, क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेंगे 2000 से, क्रेडिटर्स टू कैश। बेटे ये पेमेंट की एंट्री है ना सुकांत, ये पेमेंट की एंट्री है ना, पे नहीं करोगे, क्रेडिट लायबिलिटी को पे नहीं करोगे, अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं करोगे। तो पेमेंट करोगे, कैश गोज आउट, बेटे बाहर जाएगा पैसा आपका। और वो लायबिलिटी, ये तो कल सिखा तो चुका मैं आपको बार बार कि जब बेटे लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं तो हमारे लिए नुकसान है, सो दैट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और कैश बाहर जा रहा है। तो अब मेरा ये 10th, अब पहले तो ये जो मैंने बैलेंस शीट का वर्किंग आपको समझाया है, अगर आपको समझ में आ गया है बहुत बढ़िया। 10th का अगर आपको पार्ट समझ में आ गया बहुत बढ़िया, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे चलूं। जिसको डाउट है सिर्फ वही पूछना। अब मुझे 11th का आंसर दो आप लोग। आप लोग मुझे 11th का आंसर दो। 11th का क्या आंसर होगा बताओ। तुम्हें 10th ही नहीं समझ में आया, इसका मतलब तुम्हें 10th समझ ही नहीं आया। भाई आप जो लिख रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नो एंट्री। क्योंकि लायबिलिटी 10,000 की है, एसेट्स 12,000 की है। मैंने अभी आपको यही तो बताया, एसेट्स जो है वो 10,000 की है और लायबिलिटी आपकी 10,000 की है। मेरे पास तो एसेट्स बच रही है 2,000 की। तो मैंने आपको बताया था अगर एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो आपने उसको मानना है कि वो जीरो होगा। तो आंसर आपका नो एंट्री आएगा। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर लायबिलिटी का बैलेंस बचेगा तो आपको पेमेंट करनी है, अगर एसेट्स का बैलेंस बचेगा तो क्वेश्चन साइलेंट है तो पेमेंट नहीं करनी है। तो आपको क्या समझ में आया, पहले पहले ही आपने इतने आंसर गलत दिए थे, मेरे को बताओ। अब पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं 10 बार बता दूंगा तो 10 बार सोता रहेगा। रिवैल्यूएशन कहां से आ गया? रियलाइजेशन बनना है, इसमें रिवैल्यूएशन कहां से पैदा आ गया बच्चे, मेरे को बताओ। रिवैल्यूएशन कहां से आया? बेटे मैंने बोला है एसेट्स और लायबिलिटी जीरो हो चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। अब हमें तो रियलाइज करना है, यानी पेमेंट लेनी है या देनी है बेटे। क्या बाकी जो एसेट्स 2,000 की बच गई, क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा, तो क्या पेमेंट मिलेगी मुझे उसकी? बस खत्म है बात।
लायबिलिटी 10 की थी, एसेट्स 12 की थी, टेक ओवर कर लिया, क्वेश्चन उसके बाद साइलेंट है बेटे, तो आंसर नो एंट्री। हम तो यहाँ पे रिलाइज की वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं बेटे वो ऑलरेडी जीरो हो चुकी हैं, वो ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये बात को ध्यान रखना, वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मैं, एक बच्चे ने पूछा कि सर दोबारा से बता दो 10th वाला, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं एक बार कि बेटे आप एक बात देखो, 10th वाला जिसने मेरे से बोला दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, मैं उससे पूछ रहा हूं लायबिलिटीज कितनी है उस क्वेश्चन 10th वाले में, जिसने डाउट पूछा है बेटे, और एसेट्स कितनी है। तो अब उसके बाद लायबिलिटी, अगर वो 8,000 की एसेट्स ले गया 10,000 की लायबिलिटी वाला बेटे, तो लायबिलिटी बचेंगी या एसेट्स बचेगी 2,000। तेरा मैथ्स भी है, ध्यान से आंसर दियो। तो मैंने बोला तो है लायबिलिटी अगर आपके बच गई, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको पेमेंट करनी है। और 11th में क्या बच रहा है आपके पास, एसेट्स। मैथ्स ले लिए, समझ में आ नहीं रहा तेरे को मैथ्स का क्या चार डाल रहा है, समझ गया अब। और बेटे किसी को कोई डाउट है भी पूछ लो, नहीं तो बाद में आप देखो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत बोर्ड में, मैं आपको बता रहा हूं यही ट्रैप करना उन्होंने, इसी तरह के क्वेश्चंस उन्होंने बना के दे देने और आप ट्रैप हो जाओगे। अभी मैं सिर्फ बेसिक बेसिक की बात कर रहा हूं आपके साथ, इसी को कोई डाउट है पूछ लो, मुझे आंसर गलत नहीं आना चाहिए फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले का। आ, हाँ बेटे सही कह रहे हो। नोट करते जाने, ये सारा कुछ आपने, ये मैंने 11th एंट्री आपको दिखा दी है, नोट करते जाना है। 12th का आंसर बताओ, नोट भी करते जाना साथ साथ में, मैं पीछे नहीं जाऊंगा आज बिल्कुल भी, पहले बता रहा हूं। 12th का आंसर बहुत बढ़िया, बहुत, एक एक का गलत है, बहुत बढ़िया। तुम रूल्स नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, अकाउंट्स के रूल लगाओ। हाँ अब ठीक है आपका आंसर, ठीक है बिल्कुल सही है, सही आ रहा है आंसर, अब तक मेरे पास इसका आंसर सही आया, बिल्कुल सही। यार, ट्राई अगेन, टीए की फुल फॉर्म ट्राई अगेन। तुम्हें यही नहीं पता कैश आता है तो डेबिट होता है क्रेडिट होता है, हे भगवान। कमाल है, कमाल है। पैसे अगर आपके पास आएंगे तो डेबिट होंगे हमेशा। मतलब तुम बेसिक रूल भी नहीं लगा सकते, बस आंसर दे दो। मैंने तुम्हें टाइम फ्रेम थोड़ा दिया मेरे बेटे, 2 मिनट लगाओ, 3 मिनट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड में, मैंने तुम्हें उस दिन ही बोला था बोर्ड के अंदर
मार्क्स जो है ना कट गए ना एक बार, बड़ा दुख होता है मेरे को उन बच्चों का जिनके 89 आते हैं। बहुत दुख होता है मुझे 89 वाले बच्चों का, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा दुख होता है 89 वालों का। 90 और 89 में बहुत फर्क आ जाता है। क्या बात है, क्या बात है। आप कह रहे हो आपको समझ नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी सी हम। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? लायबिलिटी 10,000 की है, एसेट्स 12,000 की है। तो पहले तो थोड़ा मैथ्स करेंगे हम। एसेट्स 12 की है, लायबिलिटी 10 की है, तो मैथ्स के हिसाब से 2,000 का बैलेंस बच गया। इसको बोलते हैं बैलेंस अमाउंट। अब इंग्लिश की बात करेंगे। बैलेंस अमाउंट पेड बाय लायबिलिटी। अब अगर लायबिलिटी पे कर रही है आपको, तो पैसा बाहर जाएगा। जिनको एक बार और समझाना था वो दो बच्चे मुझे ये बता दो कि अगर लायबिलिटी आपको पे कर रही है तो पैसा बाहर जाएगा कि पैसा घर में आएगा, बिजनेस में आएगा? तो कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो बस खत्म बात, अब समझ में आ गया। थोड़ा सा मैथ्स चाहिए था, थोड़ा सा इंग्लिश। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट करा सकता हूं 100%। ये बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट 100% हो जाएंगे आपके, पर क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। क्वेश्चन नहीं खत्म हो सकते कभी भी, ना दुनिया में कोई क्वेश्चन खत्म करा सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आप आंसर दे दोगे। चलो बहुत बढ़िया, डाउट पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा रीडिंग करने की भी कोशिश करो मेरे बेटे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, ये तीनों लिख लो आप एक बार। तीनों का मतलब सेम है। तीन चार बच्चों ने आंसर भी दे दिया इसका, नोट भी कर लो मेरे बेटे इसको। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बहुत बढ़िया, बहुत सब बच्चों ने ऑलमोस्ट सही दिया है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटे आपने कल क्लास में ध्यान से नहीं सुना, मैंने बोला था जब भी बिजनेस का एक्सपेंस होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। जब भी बिजनेस का एक्सपेंस होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। बैंक कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कैश या बैंक, दोनों में से कुछ भी। क्वेश्चन साइलेंट है तो बैंक। अभी नेक्स्ट के बारे में बात नहीं करनी, अभी नेक्स्ट के बारे में बात नहीं करनी, पहले मैं जो 13 है उसके बाद डिस्कस कर रहा हूं। अभी आंसर मत भेजो नेक्स्ट का। हाँ, तो जिसको डाउट था 13 वाला, वो समझ में आ गया। एक्सपेंस टू रियलाइजेशन जो आप लिख रहे थे, मैंने आपसे अभी 13 की बात कर रहा हूं, जिसने अभी आंसर भेजा मुझे। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब 14 का आंसर भेज दो। क्या बात है, आज तो बहुत सारे बच्चे, मजा आ गया यार देख के।
बहुत बढ़िया, शाबाश। रुक जाओ, मत लिखो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान सुनना। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट पे 14 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, 14 को बड़े ध्यान समझना। वो कह रहे रियलाइजेशन जो एक्सपेंस है ना, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। अभी आप लोग कुछ भी नहीं लिखोगे। वो कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है, पेड बाय पार्टनर, पहले बात करते हैं पेड बाय पार्टनर। पेड बाय पार्टनर क्या हो गया इसमें? पेड बाय पार्टनर, जब पार्टनर पे कर रहा है ना, तो फर्म का कैश इफेक्ट नहीं होगा कभी भी। दूसरा लिखा है इसमें बॉर्न बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर। अगर बॉर्न भी पार्टनर कर रहा है, बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड, ये बात थोड़े ध्यान समझना, बॉन्ड का मतलब क्या होता है। कुछ भी नहीं लिखना चैट में, मैंने बोलता हूँ आपको हिंदी भी समझ नहीं आती, मुझे तो समझ नहीं आता क्यों। मैं कह रहा कुछ नहीं लिखना, डाउट के लिए मैं पहले बोल दूंगा आपको, जब डाउट पूछ लोगे बेटे, एक मिनट मेरी बात को सुन लो। रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर पार्टनर पे कर रहा है, तो पर्सनल कैश ऑफ पार्टनर यूज हो रहा है, पार्टनर का पर्सनल कैश यूज हो रहा है, इसके लिए फर्म का कैश यूज नहीं हो रहा, पार्टनर्स पर्सनल कैश। ठीक है ना? दूसरी बात, जब पार्टनर बॉन्ड करेगा एक्सपेंस को, जब पार्टनर ही बॉन्ड कर रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड करने का मतलब आप सबको पता है। तो अगर बॉन्ड पार्टनर कर रहा है, तो फर्म का खर्चा नहीं है, फर्म का खर्चा नहीं है। ये पार्टनर ने कहा मेरे खर्चा है, यानी जब भी पार्टनर बॉन्ड कर रहा है, तो खर्चा भी उसी का ही हो गया। बॉन्ड बाय पार्टनर का मतलब है खर्चा भी पार्टनर का हो गया। खर्चा जो है पार्टनर कह रहा है मैं मेरा ही खर्चा ये, पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस की तरह ट्रीट हो जाएगा, पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस बन गया अभी। अब जब खर्चा भी पार्टनर का पर्सनल है, पर्सनल कैश दे रहा है, और खर्चा भी पर्सनल पार्टनर का हो गया, तो फर्म का क्या लेना देना इसके अंदर? तो हमने इसका आंसर देना है, सबने आपने पिक्चर देखी है वो वाली, ये वही पिक्चर है, नो एंट्री, बस पिक्चर का नाम लिख देना। वेदांत ने बोला आइसक्रीम मैं खिलाऊंगा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन वेदांत कह रहा है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पैसे आप दे दो, पैसे आप दे दो, मैं कल आपको दे दूंगा, पार्टी मेरी तरफ से है। तो मुझे बताओ ये खर्चा किसका है? बिल्कुल सही मयंक, बिल्कुल सही वेदांत। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे और मैं और वेदांत के, वेदांत ने मुझे पार्टी देनी है, वेदांत ने मुझे पार्टी दी, और पार्टी देने के बाद बोला पैसे आज मेरे पास नहीं है, आप पैसे दो तो मैं कल दे दूंगा आपको पैसे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ये खर्चा किसका हुआ? मैंने ये नहीं बोला पेमेंट कौन कर रहा है, मैंने पूछा खर्चा किसका हुआ। बिल्कुल सही, अर्पित सोनी, हर्षिता, सुकांत, कनिका,
बिल्कुल सही हितांश, परी बहुत सही, अर्जुन यादव, समृद्धि, मुस्कान, लक्ष्य, जानवी, वर्णिका। यानी खर्चा वेदांत का हुआ, ये आप सब मान रहे हो। मेरा खर्चा नहीं है, ये वेदांत का खर्चा है। मैंने सिर्फ कैश दिया है, मैंने सिर्फ कैश दिया है, बात को समझना, मैंने कैश दिया है, खर्चा मेरा नहीं है। ये दो चीजें में बहुत फर्क है, पेमेंट करना और खर्चा। कई बार नम्रता के साथ, नम्रता की फ्रेंड गई गोलगप्पे खाने, नम्रता की फ्रेंड ने कहा गोलगप्पे मैं खिलाऊंगी, नम्रता ने कहा ठीक है तू खिला दे, पर पैसे आज तू दे दे यार, मैं पैसे तेरे को कल दे दूंगी सारे। नम्रता ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसे दे दियो, तो उसने कहा ठीक है दे दूंगी। तो ये क्या, ये खर्चा नम्रता का हुआ या उसकी फ्रेंड का हुआ? खर्चा किसका हुआ? पैसे देने की बात नहीं कर रहा मैं, पैसे किसने दिए हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये नम्रता की फ्रेंड का खर्चा है या नम्रता का खर्चा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फ्रेंड का बिल्कुल सही आंसर है। बात को समझना, खर्चा किसका है, ये बात को बहुत ध्यान रखना। तो बॉन्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड, ये खर्चा एडमिट करना, ये खर्चे को एडमिट करना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय पार्टनर, वो खर्चे को एडमिट कर रहा है मैं पे करूंगा, वो सॉरी खर्चे को एडमिट कर रहा है कि मेरा खर्चा है। बॉन्ड बाय पार्टनर का मतलब है खर्चा एडमिट कर रहा है कि मेरा खर्चा है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, पेड का मतलब है पार्टनर अगर उसको पे कर रहा है तो पार्टनर अपने पर्सनल कैश से पे कर रहा है। अब मेरी बात को यहाँ पे जो मैंने लिखा देख लो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर बॉन्ड बाय पार्टनर, अगर वो पे कर रहा है तो पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट कैश यूज होगा, जो पार्टनर पे कर रहा है उसका पर्सनल कैश यूज होगा, और अगर वो बॉन्ड भी कर रहा है तो उसका पर्सनल एक्सपेंस बन जाएगा। फर्म का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, फर्म का कोई इसमें कोई खर्चा नहीं है बेटे इसके अंदर। अब ठीक है मेरे बेटे, बात समझ में आ गई? देना बिल्कुल सोच के, जल्दबाजी में आंसर मत देना। 15 का, 15 का आंसर बहुत सोच के देना, आराम से। पढ़ो और आंसर दो इसका। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, फिर एंटर मानना, रुक जाओ अभी। एक 1 मिनट रुक जाओ, वेट करना, भी कोई आंसर नहीं देगा। दो बच्चों का सही है अभी तक, अभी आंसर नहीं देना, आंसर नहीं देना, आंसर नहीं देना, रुक जाओ। 1 सेकेंड रुक जाओ, वेट करो। क्या बात है, सोच के जिन्होंने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। रुक जाओ, देखने पढ़ने तो दो। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है, कुछ बच्चों ने सही दिया है। चलो अब बात करते हैं इसके बारे में, रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब मत बोल लिखना, अब छोड़ दो। अब अपनी नोटबुक में आपने लिखा हुआ है, आप वहां से देखना। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखते हैं। अब इसको किस तरह से समझना है वो बताता हूँ मैं आपको, बेस्ट वे है ये। मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस borne बाय पार्टनर, जब भी बॉन्ड बाय पार्टनर है
तो ये पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस हो गया। दूसरी बात, पेड बाय फर्म, इसको ब्रेकअप करके सोचोगे तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। फर्म ने पे किया है तो फर्म का कैश डिक्रीज कर जाएगा। फर्म का कैश डिक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश, मैंने बोला पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस है तो ड्राइंग्स लिखते हैं। आप ड्राइंग्स के लिए आप पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हो, ये आपको पता है, ये 11th में बता दिया था मैंने आपको कि आइदर कैपिटल और ड्राइंग्स कुछ भी लिख सकते हो। अब तो ड्राइंग्स लिखने का मतलब नहीं, अब सीधा कैपिटल लिखो, क्योंकि ड्राइंग्स भी कैपिटल अकाउंट में जाती है, आपको पता है एंड में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये हो जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि फर्म का कैश बाहर जा रहा है और पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस होगा क्योंकि वो बॉन्ड पार्टनर ही कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। मैं और एक्स पार्टनर है और एक्स के जो पर्सनल एक्सपेंस है उसकी पेमेंट फर्म कर रही है। जब फर्म कर रही है, अब कोई डाउट मत लिखना, कोई भी डाउट मत लिखना, पहले मुझे डाउट क्लियर करना था जिन बच्चों का आया हुआ है। तो जब फर्म पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस पे करेगी तो उस पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी बताओ? वो बिजनेस में पैसा थोड़ा लाया है, वो तो बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी? अगर डिक्रीज होती है तो कैपिटल डेबिट। समझ में आ गया? उसके बाद तो भैया अब अपना पर्सनल खर्चा तो वो खुद ही करेगा, करता रहे, हमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर बहुत फर्क है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड का मतलब है फर्म ने अपना खर्चा पे किया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर का मतलब है कि वो पार्टनर ने फर्म का खर्चा पे किया है। तो आप लोगों का कोई और डाउट है किसी का तो बता दो, कुछ और अंडरस्टैंड करोगे। वो जो आप बता रहे हो कुछ और चीज बता रहे हो बेटे, उसको इसका क्लब मत करो। ऐसे अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आगे ट्रैप में आ जाओगे। आप सिंपल पार्टनर के बारे में सोचो कि पार्टनर की आइडेंटिटी क्या है, उस पार्टनर की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप आंसर को सोचो बेटे, ठीक है ना बेटे? अब इसका आंसर दो मुझे। रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर बॉर्न बाय फर्म। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 1 2 3 बच्चों का, रुक जाओ, आंसर तो पढ़ने दो यार, पढ़ ही नहीं पा रहा मैं आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर ही दे दिया। एक को बस थप्पड़ मारना है मैंने, बाकी सबका आंसर सही है। दो को मारना है, दो बच्चे अपने आप को खुद ही मार लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दो, क्या बात है, क्या बात है। एक और आ गया जिसकी पिटाई होनी है, एक और आ गया उसकी भी पिटाई होनी है।
इसकी तो ज्यादा ही पिटाई होनी है जिसने भी अभी आंसर दिया है। मद्रासी, सोच के आंसर दे। शानदार। फर्म के पास कैश कहां से आ रहा है? सोचो। वो तो पार्टनर ने पे कर दिया जिसको रियलाइजेशन का एक्सपेंस का खर्चा देना था। फर्म के पास कैश थोड़ा ना आया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म बॉर्न कर रही है तो खर्चा फर्म का हो गया। अगर खर्चा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कोई भी खर्चा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। अब वो पैसा पार्टनर ने पे किया है, तो पार्टनर ने फर्म के बिहाफ में उस बंदे को दे दिया जहां पे हमारा खर्चा हुआ था। तो इसका मतलब हमारा जो ये खर्चा है पेड बाय पार्टनर का मतलब है कि बिजनेस में पैसा नहीं आया, ये उस पर्सन के पास पैसा चला गया जिसको हमने ये खर्चा पे करना था। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। समझ में आ गया? ये बताओ। ये कोई कोई बात नहीं, इसकी कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। वो तो मम्मी पापा भी कुछ ऐसी सी बातें बोल देते हैं कि इससे भी ज्यादा बुरा लग जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है। तो बब्बर साहब, आप भी बता दो। इसका आंसर मत दो यार, अभी रुक जाओ यार 1 मिनट। तुम्हें जल्दी क्या है? तुम्हें कहाँ जाना है? पहले जिनकी गलती है उनसे तो बात कर लो यार। जल्दबाजी मत करो, फिर मैं तुम पीछे रह जाओ, मतलब तुम आगे भाग रहे हो बतरे की स्पीड में। और जिनको गलत था, अब मैं नाम नहीं ले रहा, आप बता दो एक बार करने के बाद। अच्छा, अब 17 का आंसर दो बेटे। 2-3 बच्चे दे चुके हैं। एक, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक, अच्छा, हाँ दो और दो। जब बोल रुक जाओ तो रुक जाना। रुक जाओ। और दो। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड। कुछ ने गलत दिया है। लॉस के टाइम पे रियलाइजेशन लॉस जब डिस्ट्रीब्यूट किसको दोगे? रियलाइजेशन लॉस पार्टनर को दोगे। रियलाइजेशन देख लो, आंसर दिखा दिए मैंने, दोनों दिखा दिए। रियलाइजेशन लॉस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्योंकि लॉस के टाइम पे कैपिटल डिक्रीज कर जाएगी। जब भी लॉस होगा कैपिटल डिक्रीज करेगी। और लॉस डेबिट होता है तो क्रेडिट होकर जीरो हो जाएगा। और जब प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड ज्यादा होती है। तो जब पार्टनर्स को दे दोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रॉफिट देते ही पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कोई डाउट है तो बता दो। दोनों एक ही होगा बेटे। कौन सी इको की क्लास? मैं नहीं जानता किसी इको को। तुम पढ़ाते पढ़ाते मुझे डिस्टर्ब मत किया करो भाई, ऐसे में बताओ क्या होगा। अभी तो बताओ। सबने आंसर भी दे दिए और एक बच्चा कह रहा है आराम से पढ़ाओ। मैं तो आराम से ही पढ़ा रहा हूं।
आंसर तो ऐसे आ रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं? 1 2 1 2। अच्छा अब तू आंसर दे दे यार। सही कहा। 6 नहीं है, 5 है। एक गिर भी गई। नहीं गिरी है कोई भी। 6 खाली तो क्या हो गया? पानी है? एक काम करना इनको, पार्टनर्स लोन टू कैश, हमने इस लायबिलिटी को जीरो नहीं किया है और ना ही हम जीरो करते हैं इस लायबिलिटी को। जो पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, जब भी फर्म उसको पे ऑफ करेगी तो उसका आंसर होगा पार्टनर्स लोन टू कैश। इसको हम जीरो नहीं करते। किसी के दिमाग में कोई भी डाउट है पूछ लो। तो बड़े ध्यान सुनना, जिसका नाम लूंगा सिर्फ वही आंसर देगा, सब नहीं देंगे। 20th का आंसर सुकांत, आशिमा, जानवी, सोहम, 4 बच्चे देंगे। जानवी, सोहम, सुकांत, आशिमा, 20th का आंसर ये 4 बच्चे देंगे। और नैन्सी भी देगी। 5 हो गए। सोहम का आ गया, सुकांत का भी आ गया, आशिमा का भी आ गया, जानवी ने भी आंसर दे दिया। एक बच्चा रह गया बस। जिसका ठीक है मैंने उसको भेज दिया, वेरी गुड। नैन्सी, नहीं नैन्सी को आंसर चाहिए, नैन्सी का आंसर। बहुत बढ़िया। अब मुझे तेजवीर, तेजवीर देगा इसका आंसर, समृद्धि, अनुष्का, आकर्षी। आकर्षी, तेजवीर, अनुष्का, समृद्धि। अभी दिखाऊंगा आंसर, डोंट वरी। पार्टनर्स लोन 10,000 टू रियलाइजेशन 500 टू कैश 9500। मैंने 1000 बार बता दिया, जब भी फर्म की इनकम होगी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। जब भी फर्म की इनकम होगी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। किसी को डाउट है पूछ लो बेटे इसमें। अब मैंने आप सेशन में जाएगा, अगर फर्म को इनकम या लॉस हो तो ही जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ये बात ध्यान रखना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटे।
बैंक लोन ₹10,000 पेड ₹9,500 इन फुल सेटलमेंट। इसका आंसर दो। नम्रता देगी, जिसके नाम ले रहा हूं वही देंगे बस बच्चे। नम्रता, किसी का भी सही नहीं है। इसका आंसर है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 9,500, क्योंकि जो बैंक लोन है वो ऑलरेडी जीरो हो चुका है। बैंक लोन ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। कितना आसान है तुम लोगों को ट्रैप करना। ये सोचो कि बोर्ड कहां तक जाएगा। मैं बार बार रिपीट करता हूं ये बातों को, थोड़ा सा ध्यान देते इस बारे में। पार्टनर्स लोन जीरो नहीं होता, मैंने ये बोला था, लेकिन बैंक लोन जीरो होता है। फिर आप लोन के चक्कर में घूम गए। इसका कोई डाउट है किसी को तो बताओ बेटे। आसान, पेपर आसान होगा। पेपर हमेशा याद रखना, ये बात मेरी, आसान होगा पेपर को, टेंशन मत लो। पेपर लिस्ट बताई थी बेटे, लिस्ट दी थी बेटे मैंने आपको, उसमें मैंने लिखवाया था बैंक लोन को जीरो नहीं करना। लायबिलिटीज में चेक कर, लिखा हुआ है बैंक लोन को जीरो नहीं करना। बता, लिखा हुआ है कि बैंक लोन को जीरो नहीं करना। मैंने तो पार्टनर्स लोन लिखवाया था यार। हाँ, बैंक लोन को जीरो नहीं करना, यानी बैंक लोन जीरो होगा। ये कंफर्म है, जीरो होगा ना बैंक लोन। अब बैंक लोन को तूने पहले जीरो कर दिया तो बैंक लोन तो है ही नहीं, अब बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है बैंक लोन, वो तो जीरो हो चुका है। बुक्स के अंदर, बुक्स में वैसे लायबिलिटी है पर वो जीरो हो चुका है। लेकिन वो लायबिलिटी अगर मुझे पे करनी पड़ रही है तो मेरा नुकसान है बिजनेस का। सो दैट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 9,500। ठीक है ना? किसी और का कोई डाउट?